प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो उत्तर इसका हो जाएगा आपका बहलोल लोदी। बहलोल लोदी सबसे अधिक समय तक शासन किया है, ये 38 वर्ष तक शासन किया है बहलोल लोदी। तो कब तक किया है, तो 1451 से 1489 तक। अब पहला ए नंबर ऑप्शन देखते हैं कि इनका शासन कितना, तो एमबीटी जो है 1325 से 1351 तक इनका शासन कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का कब तक रहा है, 1296 से 1316 तक। और बलबन का कब तक रहा है, 1266 से 1287 तक। और ये बहलोल लोदी था, 38 वर्ष तक क्या किया है, शासन किया है। ठीक है, ये पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक 37 वर्ष के आसपास था। यानी कि इस अगर ये नहीं रहता तो फिरोज शाह तुगलक उत्तर हो जाता। अगर फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन पर, वो 37 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, लोधी राजवंश प्रथम अफगान का संस्थापक था। ये दिल्ली सल्तनत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासकों में से ये एक था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जानते ही हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, ये 5 विवादित नीतियों के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। एक तो राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद किए थे। ये सांकेतिक मुद्रा एक चलाए थे। खुरासन अभियान इनका सबसे प्रचलित रहा था। कराचील अभियान भी प्रचलित था। और दोआब में इन्होंने जो कर वृद्धि किया था ये। अलाउद्दीन खिलजी को तो आप जानते ही हैं। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली क्या था, ये शासक था। और इसका सबसे जो है बाजार नियंत्रण नीति जो था, बहुत फेमस रहा है। और सैन्य सुधार में दाग एवं हुलिया प्रथा ये लाया था। बलबन बलबन आपको गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश, ये रक्त अनलौह की नीति पे चलता था। सिजदा एवं पबोस पूछता है कि सिजदा एवं पबोस किसकी प्रथा है, तो गुलाम वंश के बलबन की प्रथा है। नौरोज त्योहार शुरू किया था ये। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया है। यानी कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो रचना है वो तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कौन सी रचना है भाई, तो ये साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है वो तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। यह प्रसिद्ध रचना महाकवि किसके द्वारा, सूरदास द्वारा लिखी गई है। ये जो कवि है सूरदास द्वारा लिखी गई है। हालांकि सूरदास की अन्य भी रचनाएं हैं, सुरसागर, सुरसारावली, सुरसागर भी पूछ देता है किसकी रचना है, इसको भी याद रखिएगा, सुरसागर। तुलसीदास जी की रचनाएं, तुलसीदास जी की ब्रज और अवधी भाषा में कई ग्रंथ है। ये तुलसीदास जो सबसे ज्यादा लिखे हैं किस भाषा में लिखे हैं, ब्रज और अवधी भाषा में। बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे विनय पत्रिका, गीतांजलि, कवितावली। यानी कि ये जितने हैं, ये तीनों जो है ए बी और डी, ये तीनों किनकी रचना हो गई, इनकी रचना। और साहित्य लहरी किसकी हो गई, सूरदास की हो गई। तो ये अच्छे से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती मिचौंग, चक्रवात मिचौंग जिसने वर्ष 2025 के चक्रवाती सत्र में भारत के पूर्वी तट, कहा, भारत के पूर्वी तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को प्रभावित किया, का नामांकन किस देश द्वारा दिया गया था। यानी कि ये जो मिचौंग जो चक्रवात का नाम रखा गया था, ये किस देश द्वारा दिया गया था, ये देश पूछ रहा है। तो जाहिर सा बात है, ये देश का उत्तर हो जाएगा म्यांमार। यानी मिचौंग जो नाम है, ये म्यांमार देश द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये चक्रवात किसका ना किसके द्वारा नाम दिया गया था, म्यांमार। याद रखिएगा, पूछ देगा मिचौन पूछ रहा है, मिचौन किसका नाम दिया हुआ है, तो ये म्यांमार का दिया हुआ है। ठीक है, अब म्यांमार, ये मिचौंग का अर्थ क्या होता है, मिचौंग का जो अर्थ होता है, ये जो मिचौंग नाम है, इसका अर्थ होगा ना भैया कुछ, तो इसका अर्थ है ताकत। क्या है, ताकत, ताकत या लचीलापन, लचीलापन, ताकत या लचीलापन इस शब्द का अर्थ है। और ये बंगाल की खाड़ी से उठा यह चक्रवात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों से क्या गया, टकरा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू की। यानी पूछ रहा है कि किस राज्य ने भैया देश की पहली योग नीति शुरू की। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए, पहाड़ी एरिया है, योग खूब यहाँ पे होता है, इसलिए उत्तराखंड उत्तर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे, यहाँ प्रथम योग नीति उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की पहली योग नीति को क्या हुआ, मंजूरी दी। इसका आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्तराखंड को वैश्विक योग और वेलनेस कैपिटल
के रूप में विकसित करना। ठीक है, वित्तीय सहायता का बात अगर कर ले तो योग एवं ध्यान केंद्र स्थापित के लिए सरकार द्वारा कितना, सरकार द्वारा 20 लाख तक की सब्सिडी का प्रावधान है। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक उत्तराखंड में यह भी है कि देश की पहली आधिकारिक योग नीति लागू करने वाला यह राज्य हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने कैंसर का mRNA आधारित व्यक्तिगत वैक्सीन विकसित की है। कौन व्यक्तिगत वैक्सीन विकसित की है जो उस देश की रोगियों का मुफ्त उपलब्ध होगी, जो उस देश के क्या होगा, रोगियों के लिए क्या होगा, मुफ्त उपलब्ध होगा। तो कौन ऐसा देश है भैया, तो ये देश है रूस। अब कैंसर की mRNA वैक्सीन जो है वो रूस के गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर द्वारा व्यक्तिगत mRNA कैंसर वैक्सीन विकसित की गई है। मुफ्त वितरण का मतलब है कि रूसी सरकार ने घोषणा की है कि यह वैक्सीन देश के सभी पात्र कैंसर रोगियों को क्या होगा, निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यह वैक्सीन प्रत्येक मरीज के ट्यूमर के डीएनए के आधार पर विशेष रूप से क्या है, तैयार की जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर रूस होगा, रूस दिमाग में रखिएगा अगर पूछ देगा ये प्रश्न तो। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस कमीशन के गठन से सभी राजनीतिक समूहों और दलों के बीच किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण असंतोष का माहौल मिला। यानी प्रश्न ये पूछता है कि ऐसा कौन सा कमीशन का गठन हुआ था जिसमें राजनीतिक समूह और दलों के बीच किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण असंतोष हो गया था। जाहिर सा बात है, कौन उत्तर होगा यहाँ पे, साइमन कमीशन। इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जानता है। साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था ये आपको नवंबर 1927 में हुआ था। ठीक है, जिसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7, और सातों के साथ क्या थे, ब्रिटिश थे। आखिर विरोध क्यों हुआ भैया, तो किसी भी भारतीय को शामिल न करने के कारण भारत ने सभी राजनीतिक दलों ने इसका तीव्र विरोध किया। यानी कि इसमें भारतीय किसी को शामिल नहीं किया गया था। और यह आयोग 3 फरवरी को, कब, 3 फरवरी 1928 को क्या हुआ, बंबई पहुंची, जहां साइमन वापस जाओ के नारे लगे। और लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय क्या हुए, गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। चलिए, ये तो आप समझ गए साइमन कमीशन। अब ए ऑप्शन देखते हैं, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में। ये स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव दिया, जिसे गांधी ने क्या उत्तर में दिनांकिंग चेक कहा था। इसको, इसके उत्तर में गांधी जी ने इसको क्या कहा था, दिनांकिंग चेक कहा था। बी ऑप्शन है वेलवी कमीशन, यह 1895 में आया था। कब, 1895 में। यह भारत में शाही व्यय की जांच के लिए गठित की गई थी। यानी कि भारत का शाही व्यय क्या है उसके जांच के लिए गठित किया गया था। और दादा भाई नौरोजी इसके क्या थे, सदस्य थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी इसके सदस्य थे। तो पूछ देगा ऐसे कि वेलेवली कमीशन में कौन भारतीय सदस्य थे, तो दादा भाई नौरोजी। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946। 3 सदस्य पेंथी लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, इसी की सिफारिश पर संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन किया गया था। तो ये भी इस हिसाब से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के अनुसार क्या कर रहा है, सिंधु जल संधि के अनुसार तीन पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई थी। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है। यानी पूछ रहा है कि जब सिंधु जल समझौता हुआ था तो 3 पूर्वी नदियों को भारत को अलॉट किया गया था। तो आखिर उन 3 ऑप्शन में कौन ऐसी नदी है जो इसमें शामिल नहीं है। तो कौन है भैया, तो झेलम। ए, झेलम क्या है कि शामिल नहीं है। सिंधु जल संधि था, ये 1960 में हुआ था। कब, तो 19 सितंबर 1960 को। ये कराची में जवाहरलाल नेहरू और आयूब खां के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित हुआ था। यानी किसकी मध्यस्थता में, तो विश्व बैंक के मध्यस्थता में हस्ताक्षर हुआ था। पूर्व की नदियां कौन है जो भारत के अधिकार में है, तो पूर्व की नदियां रावी है, सतलुज है और ब्यास है। यही 3 नदियां, रावी, सतलज और ब्यास। और बाकी 3 नदियां जो हो जाएंगी वो पाकिस्तान को मिल जाएंगी। इनका पूरे पानी का उपयोग क्या, ये तीनों नदियां का पूरे पानी का उपयोग भारत करेगा। कौन कौन नदियां, रावी, सतलुज और
ब्यास नदी का। झेलम पाकिस्तान के हिस्से में गए थे। और पश्चिमी नदियां कौन हो गई? पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान के हिस्से में गई थी। इसका उपयोग कौन कर देश करेगा? पाकिस्तान। और झेलम चूंकि क्या है, पश्चिमी नदी है, इसलिए जो पाकिस्तान को आवंटित की गई थी, भारत के हिस्से में पूर्वी नदियों में शामिल नहीं है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैजिनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? यानी ये सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो मैजिनाट रेखा है वो किन दो देशों के क्या है, किन देशों के बीच है? तो ये जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। फ्रांस द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो था वो अपनी पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए फ्रांस और जर्मनी के बीच बनाई गई रक्षात्मक कंक्रीट का और हथियार रेखा है ये, ठीक है। यानी कि ये प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध फ्रांस ने इसको तैयार किया था। एक और रेखा का नाम आता है सिग फ्राइड रेखा। सिग फ्राइड रेखा, याद रखिएगा, सिग सिग फ्राइड रेखा। सिग फ्राइड रेखा क्या है भैया? तो सिग फ्राइड रेखा जर्मनी द्वारा फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर बनाई गई थी। इसको बनाया था फ्रांस ने, और ये रेखा जो बनाया कौन? जर्मनी ने बनाया। ये दोनों नाम याद रखिएगा। यानी कि मैजिनाट रेखा और सिग फ्राइड रेखा, ये दोनों आपको याद रखना है। एक है यूएसए और कनाडा का ही पूछता है, तो ये है 39वीं समानांतर रेखा। विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये, ठीक है। ये 39वीं समानांतर रेखा जो किसके बीच है? यूएसए और कनाडा के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? यानी पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो कब? 1835। डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा 1835। 1835 में 1835 में क्या की थी? प्रेस का दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता। समाचार पत्रों को कठोर प्रतिबंध क्या किए गए थे? हटा दिए गए थे। इस नीति को लागू करने वाले तत्कालिक कार्यवाहक गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। लॉर्ड चार्ल्स कौन है? मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब थोड़ा देख लेते हैं बाकी घटना। आखिर भैया ये 1832 में क्या हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा सामाजिक सुधारों जैसे ठगी प्रथा का अंत को आगे बढ़ाया गया था। 1833 में देख लेते हैं क्या हुआ था। 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया था और बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कौन? बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे 1833 में। 1834 में क्या हुआ था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग गठित हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन बना? यानी वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना भैया इसमें? तो ये पहला राज्य बना है बिहार। देश में बिहार राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित करने वाला बिहार क्या है? पहला राज्य बना। उद्देश्य क्या है इसका? वृद्धजनों, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, स्वास्थ्य, भरण पोषण और सामाजिक सुरक्षा की देखभाल और निगरानी के लिए इसका गठन किया गया, वरिष्ठ नागरिक आयोग का। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट फिर हम लेके आते हैं क्वेश्चन इसी पे।